जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको अर्थक्वेक के बारे में बता दिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों भूकंप के बारे में जाना था। थोड़ा आपका रिवीजन करा देता हूँ भूकंप के बारे में, यानी कि अर्थक्वेक के बारे में दोस्तों क्या-क्या मैंने आपको डिस्कशन किया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की सतह पर हमें महसूस होने वाले कंपनों को हम भूकंप कहते हैं। जो हमें पृथ्वी पर दोस्तों पृथ्वी की सतह पर जो कंपन महसूस होते हैं उसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं। और इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण एक प्राकृतिक कारण होता है जिसमें दोस्तों जो दोस्तों टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकरा जाती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हमको भूकंप महसूस होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कंपन होने लगता है। और दूसरा जो कारण था दोस्तों वो आपका मानवीय कारक था, जिसमें दोस्तों जो मानवों के द्वारा जो जो एटम बम हो गए, परमाणु बम हो गए, हाइड्रोजन बम हो गए, जब इनको कहीं पर गिराया जाता था तो वहाँ से दोस्तों एक वि विशेष प्रकार की एक तरंगें उत्सर्जित होती हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर हलचल होने लगती है दोस्तों। एक ये भी कारक है जिसकी वजह से हमको भूकंप देखने को मिलते हैं। पहला दोस्तों आपको मैंने प्राकृतिक कारण बताया था, प्राकृतिक कारक बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें होती हैं। जब यह जब दोस्तों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो इनको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो एक तो प्लेट टेक्टोनिक एक कारक हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक कारक हो जाएगा। मानव मानव कारक में दोस्तों हमारे एटम बम और हाइड्रोजन बम हो जाएंगे। और दूसरे में दोस्तों मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था कि जिसमें दोस्तों हमारी पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह है वो दोस्तों उसको हम क्रस्ट कहते हैं, यानी कि भूपर्पल्टी के नाम से जानते हैं, और जो कि दोस्तों यह सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। यानी कि जो दोस्तों आपकी भूपर्पल्टी है यह हमें ठोस सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी क्रस्ट पर बहुत सारी प्लेटें मौजूद हैं। और ये जब दोस्तों क्रस्ट पर ये प्लेटें आपस में जब टकराती हैं, जब ये प्लेटें दोस्तों आपस में टकराती हैं तो इन प्लेटों में हमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है। जब दोस्तों वाइब्रेशन होता है तो आपकी क्रस्टों के अंदर दोस्तों प्लेटों के अंदर ये वाइब्रेशन जाता है। जब मैंने दोस्तों बताया था जहाँ जिस जगह से हमें दोस्तों भूकंप की तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, उस पॉइंट को मैंने आपको बताया था कि उसको हम भूकंप तल कहते हैं, यानी कि फोकस के नाम से जानते हैं। और जब ये तरंगें दोस्तों क्रस्ट के जो हमारा दोस्तों ये जो तरंगे हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जिस जगह पर हमको ये तरंगें सबसे पहले महसूस होती हैं उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, यानी कि अभिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। और जहाँ से दोस्तों आपकी ये तरंगें उत्सर्जित होती हैं या उत्पन्न होती हैं उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। ये सभी पॉइंट मैंने आपको बताए थे दोस्तों। और जब हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसको भूकंप को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। और सिस्मोग्राफ के अंदर दोस्तों स्केल, यानी कि भूकंप मापने के स्केल लगे होते हैं सिस्मोग्राफ के अंदर। और जो स्केल दोस्तों उनके कुछ नाम है, जिसमें से एक रिएक्टर स्केल है, और दूसरा दोस्तों आपका रासफेरल रिएक्टर हो जाएगा दोस्तों। रासफेरल और मार्केली 3 ये पैमाने, जिसमें से हमको रिएक्टर पैमाने के बारे में आपको बताया था। रिएक्टर स्केल जो था दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि जब इसमें दोस्तों रिएक्टर स्केल में जब 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तो हमारी जो भूकंप की तरंगें हैं दोस्तों उनकी आवृत्ति 8 गुना तेज हो जाती है। अगर हमें दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर भूकंप की तरंगों में दोस्तों अगर 1 अंक की वृद्धि देखने को मिले तो हमें दूसरे स्थान पर जो भूकंप देखने को मिलेगा, भूकंप की तीव्रता में जो वृद्धि देखने को मिलेगी वो आपकी 8 गुना तेजी से हमको देखने को मिलता है। यानी कि रिएक्टर स्केल में हमें 1 अंक की अगर वृद्धि देखने को मिले, यानी कि रिएक्टर स्केल अगर आपका 5 रीडिंग दिखा रहा है
और दोस्तों दूसरी जगह हमें अगर 6 रीडिंग दिखा रहा है तो इनके बीच में 1 अंक की जो वृद्धि होती है, तो इससे यह पता चलता है कि दूसरे स्थान पर जो भूकंप आया होगा, जो भूकंप की तीव्रता होगी वो आपकी 8 गुना तेज होगी पिछले वाले से। यह पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताए थे। और आपकी जो भूकंप की जो दोस्तों तरंगें उत्पन्न होती हैं वहाँ से, उस पॉइंट से आपकी दोस्तों एक 3 प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिसमें से दोस्तों मैंने आपको बताया था एक प्राइमरी वेव होती थी, एक सेकेंडरी वेव्स और एक दोस्तों धरातली यानी सरफेस वेव होती थी, जिसे हम एल वेव के नाम से जानते हैं। प्राइमरी वेव्स दोस्तों आपकी ये इनकी स्पीड इनकी मैक्सिमम होती है, सबसे हाई स्पीड होती है। और यह दोस्तों आपकी तीनों अवस्थाओं में प्राइमरी जो दोस्तों वेव्स थी, ये तीनों अवस्थाओं में आपकी चलती हैं। और इन्हें हम अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी एस वेव सेकेंडरी वेव जो द्वितीय वेव हैं दोस्तों, द्वितीय तरंग हैं, इन्हें हम गौड़ तरंग के नाम से भी जानते हैं। और यह दोस्तों हमारी अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी को अनुदैर्घ्य बोलते हैं दोस्तों, और सेकेंडरी को अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आपकी दूसरी सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती हैं। इनकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से दोस्तों ये चलती हैं। और जो एल वेव होती हैं दोस्तों, ये सबसे विनाशकारी होती हैं। इन्हें हम धरातली तरंगें यानी कि सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। इनकी स्पीड दोस्तों 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड रहती है। और यह दोस्तों सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो हमें सबसे ज़्यादा भूकंप जो देखने को मिलते हैं वो आपकी प्रशांत महासागर की पेटी में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको भारत में भी बताया था, गुजरात में एक तो भूकंप, गुजरात के भुज में भूकंप देखने को मिला था। और दोस्तों आपका हिमालय क्षेत्र में उड़ी यानी कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों उड़ी जगह स्थान है, वहाँ पर देखने को मिला था हमको। और भूकंप के दोस्तों कुछ जोन बांट दिए गए हैं। भूकंप के जो क्षेत्र को दोस्तों कुछ घोषित कर दिए गए हैं। जो दोस्तों इस 4 भूकंप के क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिसमें से दोस्तों हमारा पहला वाला तो समाप्त हो चुका है। और जो दोस्तों जोन फिफ्थ है हमारा, यह आपका यहाँ पर सर्वाधिक आपका भूकंप देखने को मिलता है। सबसे दोस्तों सर्वाधिक खतरनाक यहाँ पर दोस्तों जोन 5 को रखा गया है सबसे खतरनाक में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका भूकंप देखने को मिलेंगे। ये है दोस्तों, इसके अंदर आपका आता है हिमालय का क्षेत्र। जोन 5 के अंदर दोस्तों आपका हिमालय का क्षेत्र आता है। और चौथे जोन में दोस्तों हमें यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल देखने को मिलते हैं। और पांचवें जोन और दोस्तों हमारे तीसरा जो जोन है, वहाँ पर कम हो जाते हैं दोस्तों, भूकंप कम देखने को मिलते हैं। और दूसरे दूसरे में तो दोस्तों आपके इससे भी कम देखने को मिलते हैं। और पहले दोस्तों पहला जो था हमारा, इसको समाप्त कर दिया गया है भूकंप का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर अब बिल्कुल नगण्य हो गए, यहाँ पर बिल्कुल आते ही नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हमने भूकंप के बारे में विद डिटेल के साथ डिस्कशन किया था इससे पहले वाले वीडियो में। और इस वाली वीडियो में भी दोस्तों मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। इस अब दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चट्टान यानी कि रॉक्स के बारे में। अगर हम दोस्तों चट्टान यानी रॉक्स की अगर बात करते हैं, तो चट्टान एक्चुअली में होता क्या है, चट्टान की अगर डेफिनेशन की बारे में बात करेंगे, तो जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, यह एक आपकी चट्टानें खनिजों का मिश्रण होता है। इसमें दोस्तों अलग अलग टाइप के हमको खनिज देखने को मिलते हैं। और आप कह सकते हो जो दोस्तों की जो चट्टानें होती हैं, यह आपके भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों ये चट्टानें हमारे खनिजों का मिश्रण होते हैं दोस्तों। और जो ये हमारे खनिज होते हैं, इन खनिजों के दोस्तों आपके खनिजों से ही आपके दोस्तों खनिजों से ही आपके ठोस पदार्थ खनिजों से ही यहाँ दोस्तों आपके ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। यही दोस्तों आपकी डेफिनेशन है कि चट्टानें खनिजों का मिश्रण मिश्रण कहलाती हैं। चट्टानें जो होती हैं दोस्तों, वो आपकी खनिजों का मिश्रण है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं भूपर्पल्टी के बारे में, ये चट्टानें खनिजें दोस्तों आपके मिश्रण, ये सब देखने को कहाँ मिलेंगे हमको, ये सभी के सभी दोस्तों पृथ्वी की जो भूपर्पल्टी है यानी कि जो ऊपर वाली पृथ्वी की लेयर है, पृथ्वी की जो बाहर वाली परत है दोस्तों, यहाँ पर हमको दोस्तों भूपर्पल्टी देख यानी पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को दोस्तों, बाहरी सतह को हम भूपर्पल्टी क्रस्ट के नाम से जानते हैं।
और इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो आपका इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वह लगभग आप कह सकते हो इसमें दोस्तों 100 तत्वों से यानी 100 एलिमेंट से मिलकर इस भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है। हमारी भूप्रपट्टी है जो दोस्तों इसका यहाँ पर दोस्तों आपका 100 तत्व पाए जाते हैं भूप्रपट्टी में। और जिसमें से हम 8 मेजर एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें से दोस्तों 8 मेजर एलिमेंट्स हैं। 8 प्रमुख तत्व हैं जो कि सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी में। और उसमें से भी दोस्तों 4 इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ये पॉइंट आपको समझने हैं दोस्तों। जो हमारी चट्टानें होती हैं दोस्तों, तो पृथ्वी के जो भीतर प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले खनिजों से ही बने ठोस पदार्थों को ही हम चट्टान के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक डेफिनेशन थोड़ा ये वाली भी समझ सकते हो, चट्टानें खनिजों का ही मिश्रण होती है। और ये चट्टानें दोस्तों आपकी सभी हमको पृथ्वी की क्रस्ट पर देखने को मिलती हैं। और इसी क्रस्ट में कम से कम 100 एलिमेंट्स से इस प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, जिसमें से कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं। एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, पृथ्वी के भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों को पाए जाने वाले खनिजों से बने ठोस पदार्थों को ही हम दोस्तों चट्टान कहते हैं। या आप ये कहो या फिर ये कह सकते हो, चट्टानें जो है हमारी खनिजों का मिश्रण है। या आप ये भी कह सकते हो पृथ्वी के भीतर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों से बने ठोस पदार्थ। जो खनिज हैं दोस्तों हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमारी दोस्तों पृथ्वी के भीतर जो पृथ्वी के क्रस्ट में हमें जो प्राकृतिक रूप से जो खनिज पा मिलते हैं दोस्तों, इनसे जो बने ठोस पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम दोस्तों चट्टान के नाम से जानते हैं। यही इसमें दोस्तों मैंने लिखा है, प्राकृतिक रूप से जो हमें दोस्तों पृथ्वी के अंदर खनिज देखने को मिलते हैं और इन्हीं खनिजों से जो दोस्तों ठोस पदार्थ बने होते हैं उसको ही हम चट्टान के नाम से जानते हैं। यानी कि आप इजी वे में याद रख सकते हो, चट्टानें जो होती हैं वो दोस्तों खनिजों का ही मिश्रण होती हैं। और खनिज क्या होते हैं दोस्तों, यह हमको पृथ्वी के ऊपर पलटी क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं खनिजों से ही दोस्तों, इन्हीं मिनरल्स से ही हमको दोस्तों हमारी जो धातु हो गई, धातु भी प्राप्त होती हैं। चाहे आपके दोस्तों कोई भी धातु सही, चाहे मेटल सही, चाहे आपके नॉन मेटल से, ये हमें सभी दोस्तों आपके खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। और ये खनिजों से ही मिलकर दोस्तों आपकी चट्टानें बनी हुई होती हैं। सबसे जो मेजर जो दोस्तों एलिमेंट्स है, जो तत्व है सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है क्रस्ट के अंदर दोस्तों, आपके ये चार दोस्तों तत्व पाए जाते हैं। ये मेजर हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पहला तो ऑक्सीजन है दोस्तों, क्रस्ट के अंदर जो पाया जाता है यह दोस्तों 47% तक पाया जाता है। ऑक्सीजन जो दोस्तों है, यह ऑक्सीजन हमारी क्रस्ट के अंदर 70% तक पाई जाती है, 47% तक पाई जाती है। दूसरा जो तत्व है दोस्तों सिलिकॉन हो गया, और यह 27 से 28% तक पाया जाने वाला तत्व है, एलिमेंट्स है। और तीसरा दोस्तों एल्युमिनियम है, जो कि हमारी क्रस्ट में 8% तक पाई जाती है। और नेक्स्ट जो दोस्तों चौथा है हमारे क्रस्ट में, हमारी पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर पाया जाने वाला तत्व, वो आपका लोहा है, जो कि 5% तक पाया जाता है। ये दोस्तों आपको चार इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन 47% हो जाएगा, सिलिकॉन 27 से 28%, एल्युमिनियम 8% और लोहा 5%। ये दोस्तों हमें चार मेजर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। बाकी के चार और हैं आपके दोस्तों, वो भी इससे कम कम देखने को मिलते हैं। अगर हम दोस्तों अगर हम दोस्तों एलिमेंट्स की बात करें कि सब, अगर दोस्तों कुछ फैक्ट हैं, अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं कि सबसे सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है हमारी पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर, तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पृथ्वी के अंदर दोस्तों सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया 47% ऑक्सीजन पाया जाता है।
और अगर हम दोस्तों अपनी पृथ्वी के अंदर अगर धातु की बात करें, पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, यानी कि मैक्सिमम मेटल कौन सा पाया जाता है, तो आपका दोस्तों एल्युमिनियम पाया जाएगा। अगर अर्थ के अंदर दोस्तों सर्वाधिक धातु की बात करें तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर हम दोस्तों सर्वाधिक तत्व की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा। हमारी पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक दोस्तों तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, और अर्थ के अंदर मैक्सिमम मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम पाया जाता है। और दोस्तों हमारी अगर पूरी पृथ्वी की बात करते हैं हम, अगर ये दोस्तों आपके मैक्सिमम पाए जाते हैं। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो दोस्तों हमारी अर्थ में सर्वाधिक जो तत्व धातु देखने को मिलता है वो आपका दोस्तों लोहा मिलता है। हमारी पूरी अर्थ में, पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो हमारी अर्थ में सर्वाधिक लोहा मिलता है। ये सभी दोस्तों आपके एलिमेंट्स हैं कुछ, और ये दोस्तों आपके तत्व हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं सर्वाधिक। सर्वाधिक तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन की आपको याद रखना है, और मेटल यानी धातु की बात करें तो एल्युमिनियम। अगर दोस्तों पूरी पृथ्वी की बात करें, अगर पूरी पृथ्वी में अगर दोस्तों आयरन यानी कि बात करता है कौन सा धातु पाया जाता है, तो सर्वाधिक हमारा लोहा देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में चट्टानों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों चट्टानों के बारे में पढ़ लिया, चट्टानें किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं। आपके 8 मेजर आपके दोस्तों 100 ऐसे दोस्तों तत्व पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी की क्रस्ट पर, जिससे हमें दोस्तों जिससे दोस्तों आपके चट्टानों का निर्माण हुआ है। और अब इनके दोस्तों डिवीजन के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो दोस्तों प्रमुख चट्टानें तो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ मुख्यतः 3 प्रकार के चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो 3 मुख्य दोस्तों चट्टानों के प्रकार जो हैं आपके 3 मुख्य भागों में बांटे गए हैं, जिसमें से जो दोस्तों पहली जो चट्टान है उसको हम अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। अग्नि चट्टान है दोस्तों, और अग्नि चट्टान को हम दोस्तों इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं, और इसे हम दोस्तों प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं। प्राइमरी रॉक कहो या इसको दोस्तों प्राथमिक चट्टान कहो, इसके नाम से भी अग्नि चट्टान को जाना जाता है। प्राथमिक चट्टान के नाम से इसको दोस्तों क्यों जानते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारी अग्नि चट्टानों का ही निर्माण होता है। सबसे पहले जो चट्टानें बनती हैं वो आपकी अग्नि चट्टान बनती हैं, जिससे जिसकी वजह से हम इसको प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। और इसे हम मौलिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि जो पहले बना होता है उसको हम मौलिक मौलिक के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये जो बनी होती हैं वो आप सभी जानते हो, जो ज्वालामुखी के दोस्तों ज्वालामुखी से जब दोस्तों आपका जब मैग्मा बाहर निकलता है दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों ये जब वो ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, तो जिसकी वजह से दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग में जो चट्टान देखने को मिलती है, पहली बार में जो चट्टानें बनती हैं उसको हम दोस्तों अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो आपके ज्वालामुखी के लावा द्वारा इनका निर्माण होता है, अग्नि चट्टान का। वही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर निकलता है और फिर वह ठंडा होकर जम जाता है, तो इस इससे ही दोस्तों हमारी अग्नि चट्टानें बनती हैं, और इसीलिए हम इसको अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। जब ये दोस्तों मैग्मा बाहर निकलता है, जब लावा बन जाता है ठंडा होकर, तो ये दोस्तों आपकी अग्नि चट्टानें कहलाती हैं। लेकिन इनमें दोस्तों कोई परत नहीं पाई जाती है, इनके अंदर दोस्तों कोई लेयर्स नहीं पाई जाती है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्योंकि इनमें कोई लेयर नहीं पाई जाती है, और ना ही इनमें दोस्तों कोई जीवाश्म का अभाव होता है। सॉरी दोस्तों, इसमें जो होता है दोस्तों जीवाश्म का अभाव होता है। यानी आपको दोस्तों जीवाश्म का अभाव को, या आप ये कह सकते हो कि जीवाश्म इनमें नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों में, अग्नि चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म मैंने आपको बताया था कि यह जीवों के अंश से बना होता है। जीवाश्म जीवों के अंश से मतलब क्या होता है, जो दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं दोस्तों,
ये सभी दोस्तों आपके जब मिट्टी के अंदर दबकर सड़कर गल जाते हैं तो दोस्तों इन्हीं इन्हीं चीज़ों से ही आपके जीवाश्म का निर्माण होता है, जिससे जो कि दोस्तों हमको अग्नि चट्टानों में देखने को नहीं मिलता है। यही दोस्तों आपके फॉसिल्स होते हैं, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। और यह दोस्तों अग्नि जो चट्टान है, यह आपकी दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की जो भारी भारी सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह को, या दोस्तों आप बाहरी सतह कह सकते हो, जो ऊपरी सतह है वो दोस्तों आपकी क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट का जो 90% जो भाग है दोस्तों, वो आपका इग्नियस रॉक से ही बना है। जो हमारी ये पृथ्वी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है वो आपकी क्रस्ट कहलाती है। और फिर दोस्तों आपकी बीच वाली जो सतह है, इसको हम दोस्तों आपका मेंटल के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट ये दोस्तों आपका क्रस्ट हो जाएगा, और ये वाली दोस्तों आपकी मेंटल हो जाएगी, और अंदर वाला आपका कोर हो जाता है, जिसे हम क्रूड के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हमारी जो अग्नि चट्टान है, इनको दो प्रकार में बांटा गया है। अग्नि जो चट्टान है, अग्नि चट्टानों को भी दो प्रकार प्रकार में बांटा गया है। इनको दो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और अब दोस्तों दो प्रकार की ये अग्नि चट्टानें जो होती हैं, इनके कुछ इनके नाम है। इन्हें दोस्तों एक पहले नंबर की हैं, जो इन्हें हम बहिर्वेदी यानी कि एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान कहते हैं। और दूसरी है दोस्तों आपकी अंतर्वेदी इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बहिर्वेदी क्या होती हैं और आपकी अंतर्वेदी चट्टानें क्या होती हैं, जैसे दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ। बहिर्वेदी क्या होता है आपका, ये दोस्तों हमारी मान के चलो ये क्रस्ट है, ये हमारी दोस्तों पृथ्वी, यानी कि ये दोस्तों मान के चलो ये क्रस्ट है। आपको इतना याद देखना है दोस्तों, ये हमारी क्रस्ट है। और यहाँ दोस्तों हमारी मेंटल के अंदर, और आपका जो मेंटल है और जो आपका लोअर क्रस्ट के नीचे वाला भाग है, और आपका पूरा कंप्लीट मेंटल में दोस्तों मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा का है यानी कि लावा कह सकते हो आप। मैग्मा जो भरा हुआ है दोस्तों, ये कभी कभार क्या होता है कि ये जो लावा होता है दोस्तों, आप इजी वे में समझ सकते हो कि ये लावा यानी मैग्मा जो पृथ्वी के बाहर आ जाता है। जब ये दोस्तों बाहर आ जाता है, बाहर होकर जब बाहरी सतह पर जब ये जम जाता है, तो इसको दोस्तों हम बहिर्वेदी अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। और यही कभी कभार जब दोस्तों ये मैग्मा इस क्रस्ट के अंदर जम जाता है, क्रस्ट के अंदर जम जाता है, तो दोस्तों इसको अंतर्वेदी कहते हैं, अंतर्वेदी चट्टान के नाम से जानते हैं। ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हमारी जो दोस्तों क्रस्ट है, यानी कि जो भूपर पलटी है, क्रस्ट है जो भूपर पलटी है, अगर इसके अंदर जब कोई छेद हो जाता है, जैसे दोस्तों ये इधर हमारी भी क्रस्ट है, जब इसके अंदर कोई छेद हो जाता है और जो दोस्तों मैग्मा बाहर निकलना हो स्टार्ट करता है, जब दोस्तों ये मैग्मा बाहर निकलता है, तो कभी कभार ये दोस्तों क्या करता है, मैग्मा बाहर निकलने के बजाय ये दोस्तों इसके अंदर ही जम जाता है। और दोस्तों जब ये है हमारा मैग्मा बाहर निकलने के बजाय जब ये अंदर ही जम जाए, तो यहाँ पर दोस्तों आपके दानेदार क्रिस्टल बन जाते हैं, दाने कुछ बन जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टल भी कहते हैं, दाने से बन जाते हैं। और यह दोस्तों आपके बहुत बड़े बनते हैं, छोटे मोटे नहीं बनते, बहुत बड़े बनते हैं। और इन्हीं दानों से मिल मिलकर दोस्तों आपकी चट्टानें बनती हैं। और चट्टानें ये बनती है दोस्तों, इन्हीं चट्टानों को हम अंतर्वेदी चट्टान के नाम से जानते हैं। फिर पॉइंट दूसरा है दोस्तों आपका, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों, जो हमारा मैग्मा है, ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो भूपर पलटी है, यानी कि जो क्रस्ट है, इसके अंदर कभी कभार दोस्तों आपका छेद हो जाता है, जिससे जो हमारा मैग्मा बाहर, जो हमारा दोस्तों पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलना होता है, वो बाहर निकलने के बजाय इस क्रस्ट में जो छेद हुआ होता है, यहाँ पर दोस्तों आकर अ, यहाँ पर अंदर जम जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपके छोटे छोटे दाने बनते रहते हैं,
जिसकी वजह से जब जब दोस्तों ये आपके ये जो दाने होते हैं, फिर बाद में दोस्तों ये दाने जो होते हैं ये बड़े-बड़े होते हैं, छोटे-छोटे नहीं होते हैं दोस्तों, ये दाने आपके बड़े-बड़े होते हैं। और यही दोस्तों आपके दाने मिलकर आपकी चट्टानें बना लेते हैं। इसी को हम अंतर्वेदी चट्टान के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आपका जो मैग्मा पृथ्वी की बाहरी सतह पर आकर जम जाए, ये दोस्तों हमारी बाहरी सतह, जब पृथ्वी की बाहरी सतह पर जम जम जाता है, तो इसको हम दोस्तों बहिर्वेदी चट्टान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आकर बाहर जब जम जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपकी बहिर्वेदी चट्टानें बनती हैं। यही पॉइंट आपको दोस्तों मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो बहिर्वेदी जो चट्टानें होती हैं वो दोस्तों आपकी यहाँ पर क्या होता है, जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो क्रस्ट की सतह पर जमने से बनता है। और यहाँ पर जो दोस्तों आपके जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों जो क्रिस्टल होते हैं, जो लावा के जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, दानेदार जो होते हैं, छोटे दानेदार होते हैं। और अंतर्वेदी में दोस्तों जो लावा होता है क्रस्ट के अंदर जमने से बनता है। अंतर्वेदी चट्टानें हमारी लावा यानी मैग्मा मैग्मा के क्रस्ट के अंदर जमने से बनती हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर जो मैग्मा के जो दोस्तों अ, मैग्मा जो होता है इसके दोस्तों बड़े बड़े दानेदार होते हैं। मैग्मा जो होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर जो क्रिस्टल होते हैं, जो दाने बनते हैं वो आपके बहुत बड़े बनते हैं। यहाँ पर जो दाने बनते हैं दोस्तों आपके, वो छोटे छोटे बनते हैं। और इसमें दोस्तों अंतर्वेदी में जो दाने बनते हैं वो आपके बड़े बड़े दानेदार बनते हैं। और यही दोस्तों आपके दाने मिलकर आपकी चट्टानें बनाते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। बहिर्वेदी के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका बेसाल्ट हो जाएगा दोस्तों, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण है। और एंडेसाइट दोस्तों आपका बहिर्वेदी का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दोस्तों जो ग्रेनाइट है आपका, यहाँ पर दोस्तों ये अंतर्वेदी का ये एग्जाम्पल है। और गैब्रो, यह भी आपका अंतर्वेदी चट्टान का उदाहरण है। ये दोनों आपको पॉइंट समझने। अब दूसरी जो दोस्तों आपकी चट्टान है, इसे हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब अब दोस्तों जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं, जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो निर्माण होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो दोस्तों अग्नि चट्टानों के टूटने फूटने से ये अवसादी चट्टानें बनी होती हैं। जो हमारी अग्नि चट्टानें हैं दोस्तों, उनके टूटने फूटने से आपकी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यानी दोस्तों जो हमारी अग्नि चट्टानें होती हैं, अग्नि चट्टानों पर दोस्तों जब कभी भी बारिश होती है, और जब वो तापमान दोस्तों आपका, बारिश भी हो दोस्तों, तापमान भी हो, और यह एक लंबे समय तक यह क्रिया चलती रहे, बारिश भी लगातार होती रहे और तापमान भी ज़्यादा होता रहे, और यह लंबे समय तक यह क्रिया चलने चले, तो इन्हीं चट्टानों से ये चट्टानें आपस में दोस्तों, ये चट्टानें अग्नि चट्टानें टूट जाती हैं। और टूटने की वजह से ही दोस्तों हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यही दोस्तों पॉइंट लिखा है, जो हमारी अग्नि चट्टानों के अपक्षय से और तथा अपरदन से हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। मैंने दोस्तों आपको बताया भी था इससे पहले वाले लेक्चर में भी, इनसे पहले वाले जब दोस्तों मैं सॉइल के बारे में पढ़ा रहा था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था अपक्षय क्या होता है। अपक्षय दोस्तों आपका टूटने फूटने की क्रिया को कहते हैं। टूटने फूटने की क्रिया को हम दोस्तों अपक्षय कहते हैं। और आपका एक स्थान से दूसरा स्थान पर पहुंच जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना आपका अपर्दन कहलाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो यही दोस्तों होता है कि ये हमारी जो अग्नि चट्टानें हैं, ये अग्नि चट्टानों के टूटने के बाद अलग अलग जगहों पर यह जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे जो निर्माण होता है वो आपका अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो धीरे धीरे दोस्तों अवसादी अग्नि चट्टान ये टूटती जाएंगी, लंबे समय तक क्रिया चलती जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये चट्टानें आपकी इकट्ठी होती रहती हैं, जमा होती रहती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपकी परतदार बन जाती हैं।
ये दोस्तों आपकी जो बनती हैं, ये परतदार बनती हैं चट्टानें। तो यही पॉइंट है दोस्तों, अवसादी जो चट्टानें वो आपकी परतदार चट्टानें होती हैं। और दोस्तों इनके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। इनके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों चट्टानें चट्टानों के यहाँ पर जब ये दोस्तों टूट फूट कर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे ये सभी के सभी टूट टूट कर सड़ कर जाएंगे इनके अंदर। तो इसलिए दोस्तों आपके यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। और इन्हीं से हमको दोस्तों जीवाश्म फॉजिल से ही हमको आपके पेट्रोल डीजल ऑयल ये सभी हमको दोस्तों यहीं से इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और अगर दोस्तों अपसादी चट्टानों के कुछ उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण में सबसे पहले दोस्तों आपका बलुआ पत्थर आता है, जिसे हम सैंड स्टोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों बलुआ पत्थर आपके सभी जानते हो, बलुआ पत्थर को सैंड स्टोन कहते हैं। ये आपका अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। बलुआ पत्थर हो गया दोस्तों। दूसरा चूना पत्थर हो गया, लाइम स्टोन जिसे कहते हैं। चूना पत्थर का जो निर्माण होता है वो आपका अवसादी चट्टानों से निर्माण होता है। और जो दोस्तों चौक है जिससे हम चाक जो है जिससे हम बोर्ड पर लिखा करते हैं, तो यह भी आपका दोस्तों अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कोयला हो गया और डोलोमाइट हो गया, ये सभी के सभी आपके अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने। अवसादी चट्टान का एक क्वेश्चन आया था पेपर में आपका कि अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ABCD। तो जिसमें से दोस्तों संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान होता है, ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था, बेसाल्ट भी बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो आपका चूना पत्थर है। ये हमारा दोस्तों अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान आपको समझ में आया होगा। अब तीसरी जो प्रकार की हमारी चट्टान है उसको हम कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। और इसका दोस्तों दूसरा नाम है रूपांतरित चट्टान। कायांतरित जो चट्टान होती है दोस्तों इसको हम रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। रूपांतरित का मतलब होता है दोस्तों जिसका रूप बदल गया हो, जिसका रूप बदल गया हो। ऐसी चट्टानें दोस्तों जिनका अपने आप से जब रूप बदल जाता है, अपने चट्टानें जब चेंज हो जाती हैं, तो वो आपकी दोस्तों आपकी रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। और कायांतरित चट्टानें यानी कि रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण हुआ है और इनका जो निर्माण होता है वो दोस्तों इनका जो निर्माण हुआ है वो आपकी जो हमारी आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है दोस्तों। और अवसादी चट्टान जो होती हैं, अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टानों के दोस्तों एक लंबे समय तक यानी कि लंबे समय का आप कह सकते हो लाखों वर्षों तक ये दोस्तों आपके ये ये जो जब दोस्तों अग्नि चट्टान और आपकी अवसादी चट्टान लंबे समय यानी लाखों वर्षों तक जब जमीन के नीचे दोस्तों जमीन के नीचे इन पर जब हाई टेम्परेचर पड़े और हाई प्रेशर भी दोस्तों इन पर जब पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये चट्टानें दबी रहती हैं। और इनसे ही हमारी जो चट्टानों का निर्माण होता है वो आपकी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। मैंने दोस्तों यही पॉइंट आपको समझाया है। जब कभी भी दोस्तों हमारी जो अग्नि चट्टान होती हैं, अवसादी चट्टान होती हैं, ये दोस्तों जब लंबे समय तक लाखों वर्षों तक ये जमीन के नीचे दबी रहती हैं, और वो भी आपके आपके दोस्तों हाई टेम्परेचर के साथ और हाई प्रेशर के साथ जब ये जमीन के अंदर दबी रहती हैं, तो इनकी वजह से इनकी चट्टानों का रूप बदल जाता है, इनकी काया बदल जाती है, जिससे दोस्तों हमको नई प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, जिसे हम दोस्तों कायांतरित चट्टानें कहते हैं या रूपांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो हमारी कायांतरित चट्टानें हैं उनको हम रूपांतरित चट्टानों कहते हैं, क्योंकि रूपांतरित का जो मतलब होता है जिसका रूप बदल गया होता है, यानी कि उन चट्टानों का रूप बदलने से, ऐसी चट्टानें जिनके रूप बदलने से ही आपकी उन जिन चट्टानों का रूप बदलने से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम दोस्तों रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। जिन चट्टानों का निर्माण रूप बदलने से होता है, जो जिन चट्टानों का निर्माण रूप बदलने से बनता है उनको हम कायांतरित यानी रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं।
यही दोस्तों पॉइंट लिखा है हमारा। निर्माण जो है कायांतरित चट्टानों का होता है वो लंबे समय तक अधिक ताप हो गया, अधिक ताप पर जब अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टानों के दबने से ही इनका निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों का। जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी अग्नि चट्टान है, पहला सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हमारी अग्नि चट्टानों का रूप, अग्नि चट्टानों से दोस्तों जब रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन किस तरीके से होता है वो पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारी अग्नि चट्टान का दोस्तों जब रूपांतरित चट्टानों में जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है दोस्तों, क्या क्या किस चीज़ में चेंज हो जाता है, क्या परिवर्तन होता है जब हमारी इग्नियस चट्टान जब वो रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती हैं। और वो भी दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हमारी ये अग्नि चट्टान या लंबे समय तक हमारी जो अग्नि चट्टान हो गई ये आपके लंबे समय तक जब उच्च उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर उच्च ताप हो गया और हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर यह ज़मीन के नीचे जब दबी रहती हैं तो यह दोस्तों आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। यही दोस्तों मैंने आपको बताया जब ग्रेनाइट को जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ जब ये ज़मीन के अंदर जब ये दबा रहता है तो ये आपका दोस्तों नीस में बदल जाता है। इग्नियस के दोस्तों आपके रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाते हैं तो ग्रेनाइट जो बदलता है आपका नीस में बदलता है। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट वो आपका सिस्ट में बदल जाता है। और दोस्तों जो हमने आपको पढ़ाया था गैब्रो जो पढ़ाया था, गैब्रो आपका सरपेंटाइट के रूप में बदल जाता है। और दोस्तों बेसाल्ट का आपका सिस्ट में भी बदलता है और एम्फीबोलाइट में भी बदलता है। एम्फीबोलाइट के नाम से भी कह सकते हो या सिस्ट के नाम से भी कह सकते हो। तो आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आपको इग्नियस चट्टान के मैंने उदाहरण बताए थे। इग्नियस जो हमारी अग्नि चट्टान के उदाहरण बताए थे। जब अग्नि चट्टान को दोस्तों अग्नि चट्टान जब हमारी लंबे समय तक एक उच्च ताप और उच्च दाब में जब यह जमीन के नीचे जब दबी रहेंगी तो यह दोस्तों आपकी कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो ये आपके दोस्तों इस चीज़ में बदल जाएंगे इग्नियस, यानी कि इग्नियस रॉक्स के उदाहरण आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। अब दोस्तों हमारी दूसरे नंबर की है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। इसी तरीके से दोस्तों अवसादी चट्टानों का भी परिवर्तन होता है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरिक चट्टानों में। यह भी आपके दोस्तों हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ जमीन के नीचे जब दबे रहेंगे एक लंबे समय तक तो यह भी दोस्तों आपके मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान का जो उदाहरण था चूना पत्थर, वो आपका संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर को हम दोस्तों मार्बल के नाम से भी जानते हैं। और जो बलुआ पत्थर है जिसे हम सैंड स्टोन के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर को लाइम स्टोन कहते हैं। बलुआ पत्थर जो है हम दोस्तों यह हमारा क्वार्टजाइट में बदल जाता है। और दोस्तों हमारे ये चाक हैं जिसको हम दोस्तों लिखते हैं बोर्ड पर, इसको मैंने बताया था। ये चौक आपका यह भी आपका दोस्तों संगमरमर में यानी कि मार्बल मार्बल में यह भी बदल जाता है। अच्छा दोस्तों एक पॉइंट जो था, जो हम चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं लिखते हैं जिसके बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम दोस्तों पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों चट्टान के बारे में समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे पवन तंत्र यानी कि विंड सिस्टम। पवन तंत्र जो है दोस्तों, पवन तंत्र को हम इंग्लिश में विंड स्टोन विंड विंड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यह है दोस्तों विंड सिस्टम। और इसे पवन तंत्र को हम एयर प्रेशर बेल्ट के नाम से भी इसे एयर प्रेशर बेल्ट भी कह सकते हैं। इसे हम वायुदाब की पेटी भी कह सकते हैं पवन तंत्र को। और वायुदाब को मापने का एक दोस्तों यंत्र होता है जिसे हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वहाँ पर एक सा वायुदाब देखने को नहीं मिलता है, इसलिए दोस्तों वायुदाब वायुदाब की एयर प्रेशर एयर प्रेशर की बेल्ट दोस्तों यहाँ पर बन जाती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर दोस्तों जो सूर्य होता है वो कभी
कभी भी दोस्तों, आप सभी को मैंने इससे पहले भी लेक्चर में बताया था, ये कभी कर्क रेखा पर तो मकर विषुवत रेखा पर आ जाता है, मकर रेखा पर आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमारी पृथ्वी पर सेम एक सा तापमान नहीं रहता है, बदलता रहता है। इसी तरीके से हमारे दोस्तों एयर प्रेशर भी आपके बदलते रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कभी भी दोस्तों वायु दाब देखने को जो मिलेगा वो आपका सेम नहीं देखने को मिलता है। तो यही दोस्तों हमारे पॉइंट है, जो पृथ्वी पृथ्वी पर एक सा वायु दाब देखने को नहीं मिलता है, जिसको हम बैरोमीटर से मापते हैं। अब दोस्तों पवन तंत्र में दो टर्म आपको पढ़ने होंगे। पहला तो वायु, जिसे हम एयर कहते हैं, और दोस्तों दूसरा पवन, जिसे हम विंड के नाम से जानते हैं। ये दोनों दोस्तों टर्म आपके पवन तंत्र के ही अंदर आएंगे। इनका अलग अलग मतलब होता है दोस्तों। जो वायु होती है, जो एयर होती है, इसकी ना तो कोई दिशा होती है, ना ही कोई गति होती है। ना ही दोस्तों इसकी दिशा होती है, ना ही कोई गति होती है। लेकिन दोस्तों पवन जो होती है, विंड होती है, इनकी दिशा भी होती है और गति भी होती है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कहीं पर हाई टेम्परेचर होता है तो जिसकी वजह से वहाँ पर दोस्तों हवाएं जो होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, और जिसकी वजह से दूसरी जगह पर जहाँ पर दोस्तों आपका लो टेम्परेचर होगा, वहाँ से दोस्तों आपकी हवाएं लो प्रेशर की तरफ चली जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जिस जगह आपका टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर आपका लो प्रेशर रहेगा, और जिस जगह पर आपका टेम्परेचर लो रहेगा वहाँ पर दोस्तों आपका हाई प्रेशर रहेगा। तो दोस्तों जहाँ जिस जगह पर हाई टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो विंड होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो ऊपर उठ जाती हैं गर्म होकर। और जब दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान बन जाता है तो जिसकी वजह से दूसरे स्थानों पर, इससे थोड़ा दूर कहीं पर दोस्तों जब टेम्परेचर लो होता है और हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से दोस्तों जो हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये हवाएं दोस्तों आपकी इस लो प्रेशर पर, यहाँ पर आपकी जो हवाएं खाली थी, हवा खाली हो चुकी थी, तो यहाँ पर दोस्तों ये हाई प्रेशर की हवाएं आकर भर जाती हैं। तो ये एक तरीके की एक दिशा हो गई ना दोस्तों। तो ये जो दिशा होती है, तो इसलिए मैंने आपको कहा जो पवन होती हैं, जो विंड होती हैं, इनकी दिशा भी होती है और इनमें दोस्तों गति भी होती है। गति की वजह से ये यहाँ पर खाली जो हवाएं हो गई थी, गति की वजह से इनको भर पाती हैं। तो इसलिए आपकी पवन जो होती हैं, इनमें दिशा भी होती है और गति भी होती है। इसी तरीके से दोस्तों हम पवनों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में जानेंगे कि कुछ हमारी दोस्तों पवनें जो होती हैं उनको हम, पवनों के प्रकार जो है वो दोस्तों आपके 3 प्रकार की पवनें होती हैं। पहला जो प्रकार है वो दोस्तों आपकी एक स्थायी पवन कहलाती हैं, जिन्हें हम परमानेंट विंड के नाम से जानते हैं। पवनें जो है हमारी 3 प्रकार की हैं। पहली स्थायी पवन, दूसरी मौसमी पवन जिसे हम सीजनल विंड कहते हैं, और तीसरी दोस्तों आपके स्थानीय पवन जिसे हम लोकल विंड। ये दोस्तों परमानेंट स्थायी हैं और ये आपके स्थानीय हैं, आपको एक सेम नहीं समझना है। और दोस्तों अगर हम स्थायी पवन की बारे में बात करते हैं, स्थायी जो पवन है ये दोस्तों पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। यानी दोस्तों अगर इनकी कोई दिशा है तो वो आपकी दोस्तों वही दिशा रहेगी, पूरे वर्ष है एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। और ये अपनी अपनी दोस्तों पूरे वर्ष दिशा बदलती ही नहीं है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है व्यापारिक पवन है, जिससे हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। ये व्यापारिक पवनें हैं, ये आपके स्थायी पवनें कहलाती हैं। और दूसरा है दोस्तों प्रकार आपका मौसमी पवन है, ये सीजनल विंड होती है। सीजनल विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये मौसम बदलने पर अपनी दिशा बदल लेती है। जिस तरीके का मौसम होता है उस तरीके से ये अपनी दिशाओं को बदल लेती है। इसका एक एग्जाम्पल है मानसून। मानसून दोस्तों आपका मौसमी पवने हैं। और तीसरा है दोस्तों आपका स्थानीय पवन है, जिसे हम लोकल विंड के नाम से जानते हैं। और इन स्थानीय पवनों की दोस्तों यह किसी लोकल स्थान पर ही बहती हैं। जैसे कोई भी एरिया हो दोस्तों वहाँ पर ही बहेंगी। जैसे हमारा भारत है दोस्तों, उत्तरी भारत है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें लू देखने को मिलती है उत्तर भारत में। तो ये आपकी दोस्तों स्थानीय पवनें हैं। हर जगह पर दोस्तों अपनी अपनी स्थानीय पवनें होती हैं। जैसे हमारे भारत में, उत्तरी भारत में दोस्तों हमें लू देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको दोस्तों सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे।
और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।